आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम कोरल रीफ की बात करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कोरल रीफ, मालदीव्स, लक्षद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रेट बैरियर रीफ। तो क्या होती है कोरल रीफ, क्यों ये इतनी ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, सुपर इम्पॉर्टेंट यूपीएससी। तो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA और कोरल रीफ वॉच CRW जो अमेरिका के हैं और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इन्होंने कंफर्म किया है कि भैया कोरल मास ब्लीचिंग इवेंट 2023-2024 में हो रहा है। एक एक चीज़ समझा दूंगा, ऐसी समझाऊंगा दोबारा कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है। किसी को भी कोरल समझना होगा ना, यूँ समझाओगे, यूँ एग्जाम में ऐसे लिखोगे, बस थोड़ा सा वेट करो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहले तो भाई रामायण परसों आएगी, जो 7 वाला लेक्चर है मेरा। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि क्राइम अफेयर्स को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डेली वहाँ पे लेक्चर डाल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और तीसरा, बस 2-3 दिन का और वेट है, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। सो CRW और ICRI इन्होंने ये बोला है कि लगभग 53 देशों में कोरल ब्लीचिंग शुरू होगी। ब्लीचिंग पता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हो तुम, हैं? चलो भाई, टफ सवाल, क्या फॉर्मूला होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या कलर हटा देता, वाइट हो जाता है, ठीक है ना। कहता है पूरा ब्लीच हो गया ये, तो पूरा वाइट कर देता है, ठीक है ना। जो कलर है ना, अगर ब्लीचिंग पाउडर डालोगे वाइट हो जाएगा, ये पूरा खत्म, कलर उड़ जाएगा। तो बेसिकली जो कोरल्स है हमारी, वो लगातार सफ़ेद होती जा रही है, मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 53 देशों में, टेरिटरीज और लोकल इकोनॉमीज में 5 डिफरेंट ओशन सीज में फरवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक, यानी कि पिछले 1 सालों में कोरल भयानक तरीके से ब्लीच हुई है, ठीक है। कोरल्स का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सब फूड चेन है, ये फूड चेन है। कैसे है अभी बताऊंगा। तो दूसरा ऐसा इवेंट है पिछले 10 सालों में, और जब पूरी दुनिया में ऑलरेडी गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस समय तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहला इवेंट हुआ था 2014 से लेकर 2017 तक, और अभी 2023 से लेकर जारी है ये लगातार। तो बोला है कि भाई देखो, ये ग्लोबल मास्क कोरल ब्लीचिंग जो है, ये फिर से शुरू हो रही है, हो गई है, और ये इस तरीके का चौथा इतना बड़ा इवेंट है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ग्लोबल सी टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो और ये चिंता की बात है। तो मिड मार्च 2023 से एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये सब प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और रिकॉर्ड मंथली हाई 21 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच गया है। सबसे बड़ा रीजन है जो राइजिंग एमिशन है ग्रीन हाउस गैस, नो डाउट, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन लगातार ट्रैप होती जा रही है, मुश्किल है। 90% जो एक्स्ट्रा हीट ग्रीन हाउस गैस की वजह से ट्रैप हो रही है, वो ओशन से एब्जॉर्व करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि जो ओशंस है ना, वो कार्बन के लिए भी, या ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब मैक्सिमम जो हम हीट छोड़ते हैं वो ओशन से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ओशन गर्म होंगे, हीट ज़्यादा बढ़ेगी, तो अंदर ओशन के अंदर जो चल रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ओशन को भी पल्यूट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि लगातार जो सी टेम्परेचर है वो कितना बढ़ता जा रहा है। ईयर बाय ईयर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है ये 2024 की है। तो आप ये देखिए कि 2024 में हम यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस पे खड़े हुए हैं, और ये वाले जो आपको लाइन दिख रही है ये बहुत ही, मतलब ये 1981 की, ये देखिए कि ये कितनी नीचे जो है वो लगातार जा रही है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कहाँ ये और कहाँ ये, कहाँ लगभग 19 साढ़े 19 डिग्री सेल्सियस तक, और कहाँ 21 डिग्री सेल्सियस, हालांकि ये भी ज़्यादा है, ये इसी साल का ही है बेसिकली, ठीक है ना। तो खतरनाक है ये बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर बात करते हैं तो सर्वे हुआ, और 1/3 जो सर्वे हुआ रीफ का, वो यही पता चला कि भाई ये 33% जो है वो एक्सट्रीम ब्लीचिंग का शिकार है, ठीक है ना। और वेस्टर्न इंडियन ओशन, तंजानिया, केनिया, मॉरिशस, सीशेल्स और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया में भी ये देखने को मिली। 54% ऑफ द कोरल एरिया दे हैज एक्सपीरियंस्ड ब्लीचिंग लेवल। तो आधे से ज्यादा रीफ जो है वो ब्लीचिंग लेवल, यानी कि हर हफ्ते 1% से ये ब्लीच हो रही है, डेंजरस है। सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है, वही हायर ओशन टेम्परेचर। अब सबसे पहले तो आपने ये सब देख लिया, अब आपको मैं बताता हूं होता क्या है कोरल रीफ,
ठीक है ना। तो ये समझो, देखो हमारा एक कॉन्टिनेंट है, 70% वाटर है, पानी है। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि हमारे जो, जैसे हमारी धरती पे पेड़ है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उस पे पेड़ है। ये पेड़ क्या कर रहे हैं? ये पेड़ उग रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ सूरज से अपनी एनर्जी ले रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। पानी से और सूरज से ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब ये सूरज क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सूरज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट। भाई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही यही होती है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां पे क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट में। तो अब वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। समुद्र के अंदर भी यही हो रहा है। जिस तरीके से जो हमारे जंगल धरती पे पूरी दुनिया को चला रहे हैं, समुद्र में ये कोरल रीफ जंगल है, ये समुद्र के जंगल, इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। ये एनिमल्स हैं, दे आर एसेंशियल एनिमल्स विच आर सेसाइल, मीनिंग दे आर परमानेंटली अटैच देमसेल्व्स टू द ओशन फ्लोर। जिस तरीके से आप देखते हो ना कि, हालांकि बहुत, देखो एक चीज समझो, जैसे हमारे यहां जमीन से पेड़ उग रहा है, ठीक है, वैसे ओशन के फ्लोर से पेड़ उगते हैं। हालांकि सनलाइट जहां तक पहुंचती है वहीं तक ही एनर्जी मिलेगी। ओशन से भी एक फोनाटिक जोन होता है, मतलब वहां तक ही सनलाइट पहुंचेगी। जहां बहुत नीचे सनलाइट नहीं पहुंचेगी वहां पे आपको कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहां अंधेरा होगा, है ना। तो लगभग 400 मीटर, आधा किलोमीटर जब आप समुद्र के अंदर जाओगे तो आपको ये कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहीं तक सनलाइट जो है वो पहुंच रही है, ठीक है। और ये बड़ी खूबसूरत होती है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। कोरल रीफ, कोरल्स जो होती हैं ये पॉलिप्स होता है, ठीक है। अब ये जैसे आप समझ सकते हो कि एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, है ना। अब यही आप पॉलिप्स को पत्ते बोल सकते हो। तो अब क्या है कि जो पॉलिप्स हैं ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने देखा, मैंने आपको बताया था, दिखाया था ना, अभी आपको दिखाता हूं कि कोरल रंग बिरंगी होती हैं, समझ रहे हो। ये रंग बिरंगी कैसे हैं? ये अपना खाना कैसे बना रही हैं? ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकती, लेकिन ये बना रही है। कैसे बना रही है? क्योंकि यहां पे एल्गी आके बैठ जाती है, ठीक है। ये जो रंग बिरंगा आप देख रहे हो ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और इन पॉलिप्स के बीच में। मतलब हो क्या रहा है, यहां पे इनको सूरज तो मिल रहा है, इनको खाना बनाना है, लेकिन ये प्रोसेस करेगा कौन? एल्गी। तो ये कोरल रीफ जो है ये अपने ऊपर एल्गी को बैठा लेते हैं, पॉलिप्स अपने ऊपर एल्गी को बैठा लेते हैं। अब इससे होता क्या? फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि खाना बनता है। बदले में एल्गी को क्या मिल रहा है? घर में रह लो, हमारे एल्गी यहां पे रहते हैं, रहने की जगह मिल रही है एल्गी को। तो अब पूरा इर्द गिर्द, भाई ये रेन फॉरेस्ट है, आप समझ ही सकते हो, ये जिंदा है, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ये क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो पूरे ओशन में ऑक्सीजन फैलती है इनकी वजह से, जिस पे मछलियां जिंदा रहती हैं। बहुत सारी छोटी मछलियां इसी को खा के जिंदा रहती हैं, और फिर छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो एक फूड चेन बनी हुई है, जो कि जिसका बेसिक स्ट्रक्चर कोरल रीफ, ऐसे ही आप समझ सकते हो जैसे इसको धरती से हम रह रहे हैं यहां पे, तो पेड़ पत्ते कौन खा रहा है? इंसान खा रहे हैं। पेड़ों से जो फल निकल रहा है वो इंसान खा रहे हैं। पेड़ों को गाय खा रही है, या जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा रहे हैं। तो ये पूरी फूड चेन चल रही है। अब अगर पेड़ ही खत्म कर दोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, खेल खत्म, है ना। तो ये है कोरल रीफ आपके सामने, जिसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, जिससे पूरा समुद्र जिंदा है और पूरी दुनिया जिंदा है। ओके, तो दैट इज कोरल रीफ। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। दे अटैच देमसेल्व्स टू द ओशियनिक फ्लोर। ये देखो इस तरीके से है, कुछ देख सकते हो ना, ये है कोरल रीफ। कितना खूबसूरत है। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, ग्रेट बैरियर रीफ में आपको सैर करवाते हैं। मालदीव्स क्यों जाते हैं? अंदर कोरल्स देखने के लिए। बहुत खूबसूरत होती है, रंग बिरंगी, ठीक है। अच्छा, ये कोरल देखो, आपका मकान देखा, मकान आपने, मकान के लिए एक बेस जरूरी होता है। तो कोरल्स किसके ऊपर उगेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। आप आइलैंड पे गए ना, पूरा व्हाइट व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट व्हाइट होता है, सैंड व्हाइट, सब व्हाइट, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसी के ही ऊपर जो है वो कोरल्स उगते हैं, और ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रही है ना, नीचे की तरफ तो जाएगी नहीं, ऊपर की तरफ उगेंगे ये,
ताकि सूरज से अपना खाना बना सके। ओके, तो दैट इज कोरल रीफ। सो कोरल्स रीफ्स ऑल्सो रिफर टू एज दी, अच्छा ये तो चलिए आगे है, हाँ यहां पे देख सकते हैं। सो दे अटैच देमसेल्फ टू दी ओशियनिक फ्लोर। अरे यार पेन मेरा, ठीक है ना। दे यूज देयर टाइनी टेंटिकल लाइक हैंड्स टू कैच फूड्स फ्रॉम वाटर एंड स्वीप इनटू देयर माउथ्स। ये जिंदा है, तो छोटे छोटे टेंटिकल्स जो हैं ये यूज करते हैं, ठीक है ना, और ये इसी से खाना बनाते हैं। ईच इंडिविजुअल कोरल एनिमल इज नोन एज पॉलिप। तो हर एक इंडिविजुअल कोरल एक पॉलिप, पेड़ कह सकते हैं या पत्ता कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे पेड़ फॉरेस्ट हैं, उसमें एक पेड़ क्या है, ट्री है, ऐसे यहां पे एक जो इंडिविजुअल एनिमल है दैट इज पॉलिप, एंड इट लिव्स इन ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड पॉलिप्स, जो कि कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। Corals are largely classified as hard coral or soft coral. It is the hard coral that are the architects of the coral reefs, complex three-dimensional structures built up over thousands of years. हजारों साल रखते हैं कोरल रीफ को बनने में। आप समझ सकते हो रीफ क्या होता है, रिच ऑफ अ मटेरियल at near the surface of the ocean. There are natural and artificial reefs, ठीक है, खुद बनाई भी जाती है और नेचुरली जो बनी होती है, जो हजारों साल से बन रही होती हैं। तो रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है, जो कि लगभग 450 मिलियन ईयर्स यानी कि लगभग 45 करोड़ साल से ये जिंदा है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अलग अलग तरीके की रीफ्स होती है, वो इस समय सबसे बड़ी है, जो कि 2028 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यहां पे लोग सैर करने जाते हैं, लोग देखने जाते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग की बात करें, अब हेल्दी कोरल, जैसा कि हमने क्या बताया कि ये आपका कोरल है, यहां ऊपर 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 जो होते हैं ना ये एल्गी रहते हैं, ठीक है ना। तो कोरल और एल्गी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एल्गी को यहां पे घर मिल जाता है और कोरल एल्गी के थ्रू अपना खाना बनाता है, ठीक है। कोरल को एल्गी के थ्रू अपना खाना मिलता है, समझ रहे हो। सो कोरल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जूजैंथेले जिसको बोला जाता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या, मुझ पे डिपेंड आप हो, आप पे डिपेंड मैं हूं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको कहते हैं। दीज एल्गीज आर द कोरल प्राइमरी फूड सोर्स एंड गिव देम देयर कलर। तो फूड सोर्स एल्गी होते हैं और अपना पूरा कलर, जो कलर आप देख रहे हो ना, ये इन्हीं एल्गी की ही वजह से होती है। और अब जब ये एल्गी चली जाएंगी, ठीक है ना, तब कोरल खत्म, ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। अब स्ट्रेस्ड कोरल मतलब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग होती है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जब भी सिम्बायोटिक रिलेशन को डिस्टर्ब किया जाता है, क्यों डिस्टर्ब होगा, ओशन टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा, सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो या पॉल्यूशन होगा, तो एल्गी जो है वो छोड़ देंगी कोरल को, जिसकी वजह से कोरल, भाई एल्गी गई तो कलर बचा नहीं, ये व्हाइट हो जाती है, तो फूड गया, यानी कि खत्म हो जाती हैं और मर जाती हैं, क्योंकि जिंदा है ना, एल्गी इनको बचाती है। तो एल्गी बोलती है ओके अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है दोस्त, तो टाटा बाय बाय। कोरल कहते रुक जा रुक जा, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और वो यही होता है कि वो बीमारी से मर जाते हैं। बट यहाँ पे एल्गी को जिंदा रहना, तो एल्गी तो बड़ा पापी है, हालांकि एल्गी खुद को बचाना होता है। तो ये तो वो कौन सी भी पिक्चर आई थी, दुनकी, तो आप ये समझ सकते कोरल शाहरुख खान है, ठीक है, और एल्गी अनुष्का शर्मा है। एल्गी सारा काम करवाएगी, रहेगी भी, लेकिन जब इसके ऊपर जान पे आन पड़ेगी ना, तो ये शाहरुख खान को छोड़ के चली जाएगी, बोलेगी भैया देखो हमारा काम है, तुम अपने। और ये फिर खैर शाहरुख खान में दुड़की में शाहरुख खान नहीं मरता है, अनुष्का शर्मा मरती है, बट यहाँ पे शाहरुख खान मर जाएगा, जुदाई में मर जाएगा, वाइट हो जाएगी पूरी। तो ये होता है आपका कोरल ब्लीचिंग होती है। तो अब वही चेंज इन ओशन टेम्परेचर, अब यही जब ओशन टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, जैसे अल नीनो, अभी आपने देखा, अल नीनो में कई बार बता चुका हूं कि जब वार्म करेंट्स जो हैं वो निकल जाते हैं इधर, आप समझ सकते हो, जब वार्म करेंट्स जो हैं वो इधर साउथ अमेरिका में चले गए, तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश जो है वो कम होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब बारिश कम होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इस वजह से भी, फिर उसके बाद रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, कई बार जो होता है तूफान की वजह से या सुनामी की वजह से, जो बेस होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, वो खत्म हो जाता है, उड़ जाता है पूरा का पूरा, इस वजह से भी। नहीं तो कई बार ऑयल अगर फैल जाता है तो सनलाइट जो है वो नहीं आ पाती है, सनलाइट नहीं आ पाती है तो एल्गी कोई काम करें, एल्गी निकल लेती है यहाँ से चुप्पे चाप। या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा होता है, भाई देखो सनलाइट की ज़रूरत है, इसीलिए आपको ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ही सनलाइट अच्छी खासी मिलती है, ठीक है ना। बाकी एक्सट्रीमली लो टाइड्स, इसकी वजह से भी, जब बहुत एक्सपोजर टू एयर ड्यूरिंग द एक्सट्रीम लो टाइड्स कैन कॉज बीचिंग इन शैलो ओशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है।
तो ये प्रोसेस होता है सबसे पहले तो मिलियंस एंड कलरफुल माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जिनको जूज़ैंथेले बोला जाता है, ये कोरल के अंदर रहती है, ठीक है ना, ये देख सकते हो ना, ठीक है, ये सब तो इसके अंदर कोर जो एल्गी है वो रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको फूड मिलता है और कलर मिलता है। तो अब वही है कि सी टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस, और उसके बाद ये इनको छोड़ देती है और फाइनली यहाँ पे मौत हो जाती है कोरल की। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है। एक हेल्दी कोरल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, कि मस्त बढ़िया है, कलर है, मछलियां आ रही हैं, घर है आपका ना, कि सब आ रहे हैं, अरे कपूर साहब, शर्मा साहब क्या घर बनवाया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है। लेकिन एक बार आपके पास पैसा गया, और यहाँ पे इनका पैसा ये एल्गी है, तो एक बार पैसा गया तो कुछ इस तरीके का कोई आएगा नहीं और ये मर जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का बंजर जमीन, और यही आज हो रहा है, इसी को कोरल मास ब्लीचिंग बोला जा रहा है। यही आज हमको टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, फूड से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोरल्स। और अगर ये खत्म होंगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे, मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, कोरल स्पॉनिंग इसको कहते हैं। तो अब ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इनके पास एल्गी होती है जिसकी वजह से ये जिंदा रहते हैं। तो ये अब दोबारा जो है वो मैं इसको नहीं बताने वाला, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट और टेम्परेचर, ज़रा सा भी चेंज की बात करें तो इनमें कोई स्ट्रेस आ जाता है। तो जब ये कोरल में छू नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है, ये भी बात है। तो देखिए तुरंत ऐसा नहीं है कि कोरल ब्लीचिंग की वजह से डेथ हो जाती है, धीमे धीमे ज़्यादा स्ट्रेस होता जाता है और कोरल्स जो है वो मर जा रही हैं, ब्लीचिंग हो जाती है यहाँ पे। तो ग्लोबल मास ब्लीचिंग तब होती है जब अच्छी खासी कोरल्स, जैसे अटलांटिक, इंडिया और पैसिफिक ओशंस में बहुत सारी आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेगी। तो कोरल मास ब्लीचिंग का मतलब क्या, मर गई, जैसे जेनोसाइड नहीं होता, जेनोसाइड, तो यहीं पे कोरल मास ब्लीचिंग, एक साथ सारी कोरल्स का खेल खत्म, ठीक है ना। अब ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इवेंट है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ओशन जो है वो गर्म हो रहे हैं। तो पहला 1998 में हुआ था जब 20% जो दुनिया की रीफ थी वो ब्लीचिंग का शिकार हुई। भाई देखो, मैंने क्या बताया कि अभी 90% आपकी जो कार्बन है वो आपके ओशन से जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। अब अगर कोरल ब्लीचिंग होगी तो आपका ऑक्सीजन खेल खत्म, वो मतलब अगर आपका जो ओशन है वो गर्म होता रहेगा, या ओशन की छोड़िए आप, अगर आपकी धरती गर्म होती रहेगी ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो ओशन जो है वो ज्यादा हीट कैप्चर करेगा, ज्यादा कार्बन कैप्चर करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर करेगा, तो ओशन ज्यादा गर्म हुआ ना। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ये रीफ्स हैं ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो खत्म होती हैं, राइट। अगली जो 2 ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट्स हुए थे वो 2010 में हुई थी, जो कि 35% जब रीफ गई थी, और 2014 में हुई थी, 2014 से लेकर 2017 तक, जब दुनिया की आधी कोरल रीफ्स जो है वो इफेक्ट हुई थी। इसी दौरान एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री आई थी रिचर्ड एटनबरो की, प्लैनेट करके, वो जरूर देखेगा। उसमें शायद 8वां या 9वां एपिसोड बहुत बढ़िया तरीके से कोरल्स के बारे में बात करता है, वो बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझा देगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है, जैसा कि हमने बताया, मरीन इकोसिस्टम इन्हीं से ही चलता है, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो है 400 कोरल स्पीशीज जो कि 2028 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें आपको 1500 फिश देखने को मिलेगी, 4000 मॉलस्क देखने को मिलेंगे। अब पूरी की पूरी सी इंडस्ट्री इससे चल रही है, मछलियां खूब सारी हैं, तो भाई फूड सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल इकोनॉमी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज जो 375 बिलियन डॉलर का है ये प्रोवाइड करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं। लगभग 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ये कोरल रीफ के लिए फूड पे डिपेंडेंट है, खाने पे डिपेंडेंट है, इनकम पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म बहुत आता है, कोस्टल प्रोटेक्शन। अच्छा एक और चीज, ये जब क्या होता है ना कि सुनामी उनामी आती है, तो जिस तरीके से पानी को, जैसे मान लीजिए कि लैंडस्लाइड हुई या सॉइल इरोजन हुआ, तो पानी यानी अगर आता है तो पेड़ उसको रोक लेते हैं पानी को, ये कोरल रीफ्स भी रोक लेती है, यानी कि सुनामी के इफेक्ट को बहुत कम कर देती हैं। तो 97% जो एनर्जी है वेव्स, स्टॉर्म और फ्लड्स की एब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से जिंदगी बच जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता है। अब आप देखिए कि पिछले 10 सालों में स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि कोरल्स हमारी खत्म होती जा रही हैं। तो वो जो ताकत थी ना कि हम सारे स्टॉर्म को रोक लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, वो इन कोरल्स में खत्म होती जा रही है। क्या इंपैक्ट होने वाला है, अभी जो 4th मास ये अभी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी पूरा इंपैक्ट जो है वो धीमे धीमे ही पता चल, धीमे धीमे क्या होगा, हम ही खत्म होंगे, मरीन इकोलॉजी खत्म होगी, जो मैंने आपको एडवांटेज बताया वो खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, और ज्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, सुनामी आएंगी। तो देखिए हम क्या हैं, हमको समझना पड़ेगा ये नेचर है थेनोस, वो चुटकी बजाएगा हम खत्म है, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज्यादा शाणे बनेंगे
तो वो ऐसी वो औकात दिखा देगा कि तुम्हारी यही औकात है, मरेंगे हम ही, मरेगा इंसान ही। आप याद रखिएगा, नेचर फिर से, एक बार इंसान खत्म हो गया तो नेचर फिर से आ जाएगा, वो फिर से वहां पे सब कुछ लाइफ जो है वो उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने बोला कि अभी तो बहुत ज़्यादा सीवियर इवेंट होना बाकी है, ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये इस तरीके के इवेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और लॉन्गर हो जाएंगे। आप ये समझिए कि ज़्यादातर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो कि IPCC की वार्निंग है, तो ज़्यादातर कोरल मर जाएंगी और फिर क्या ही होगा वो सबको पता है। ग्रीन हाउस गैसेस नेट ज़ीरो करनी है, बट मुझे लगता नहीं है जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं काम, मुझे लगता नहीं कि 2050 तक नेट ज़ीरो कुछ हो पाएगा। देखेंगे जो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।